फैंस ख्वाब देखते रहे, आवाम राह देखती रही, एक्सपर्ट्स उम्मीद लगाते रहे, मगर वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का कबाड़ा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रिक शो और मैं हूं घनश्याम। पाकिस्तान के पेस अटैक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उन बॉलर्स को देखा भी होगा। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर। पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक पेस बॉलर थे, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। क्या सोचा था और क्या हो गया, मतलब ऐसा हश्र। यहां बात डाउनफॉल की नहीं है, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट का पहले से ही होता आ रहा है। डाउनफॉल से बाहर निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन अगर किसी से उसकी इज्जत, उसकी पहचान ही छीन ली जाए तो इससे बड़ा कोई और जख्म नहीं है। एक समय था जब फास्ट बॉलिंग और पाकिस्तान एक दूसरे के पूरक माने जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री ने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ महान खिलाड़ी दिए, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। अगर आप उस समय की पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो उस दौर में इनके सुपरस्टार्स फास्ट बॉलर्स ही हुआ करते थे, जिनके दम पर पाकिस्तानी बॉलिंग दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक्स में से एक हुआ करती थी। इनके सामने बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप थर-थर कांपती थी, मगर अब ये मामूली सी टीम के सामने भी बेअसर नजर आते हैं। आज हालात बिल्कुल ही अलग हैं और क्रिकेट के मैदान पर अब ये फास्ट बॉलिंग पावर हाउस अब एक धुंधले इतिहास की तरह दिखाई देता है। और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये आपने नजदीक से देख भी लिया है। बेइज्जती का आलम ऐसा कि जो होस्ट थे वही सबसे पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया? पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का स्तर इतना नीचे क्यों और कब गिर गया? इतनी खराब कैसे हो गई वो लेगेसी? और एक के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट अपसेट्स के बाद क्या कभी वो डोमिनेंस, वो रुतबा लौट पाएगा? तो आज की इस वीडियो में हम ढूंढेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं इनके पीक से, यानी 90 के दशक के पाकिस्तानी गेंदबाजी के साम्राज्य से। 90 के दशक में पाकिस्तान का गेंदबाजी आक्रमण किसी भी टीम के लिए बुरे सपने जैसा था। वसीम अकरम और वकार यूनुस दोनों की स्विंग गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। वसीम अकरम, जिन्हें स्विंग का बादशाह कहा जाता था, टेस्ट हो या वनडे हर फॉर्मेट में कमाल दिखाते थे। वकार यूनुस की बाउंसर और यॉर्कर की अचूक गेंदबाजी ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया। इसी के परिणाम स्वरूप एक दशक तक उनका गेंदबाजी आक्रमण सबसे मजबूत रहा। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब लेट 90s में शोएब अख्तर की एंट्री हुई और उनकी स्पीड ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। ये तीनों ही 140 प्लस वाले बॉलर थे जो आराम से तेज गति पर गिल्लियां उखाड़ते थे। ये तो बात थी उन तीनों की क्वालिटी की, जिसके चलते दुनिया में इनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन आज की जनरेशन में इनके फास्ट बॉलर्स की ना ही ऐसी कोई बात सुनने में आती है, ना ही देखने में, जिसके दम पर इन्हें भी आम गेंदबाजों से थोड़ा सा ऊपर रेट किया जा सके। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत में इन गेंदबाजों का बहुत बड़ा योगदान था। खासकर फाइनल मैच में वसीम अकरम की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को झकझोर कर रख दिया था। उनकी लगातार 2 गेंदों पर लिए गए 2 विकेट्स क्रिकेट के इतिहास में आज भी यादगार लम्हों में गिने जाते हैं। पाकिस्तान ने इस जीत से यह साबित कर दिया था कि अगर गेंदबाजी मजबूत हो तो बल्लेबाजी कमजोर होने पर भी टीम चैंपियन बन सकती है। उस दौर में पाकिस्तान के बॉलर खुद में ही मैच विनर थे, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर बाद में आया T20 फॉर्मेट। तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान को हर फॉर्मेट में जीत दिलाई। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसकी झलक देखने को मिलती है, जब एक बार फिर से पाकिस्तान ने आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की। अफसोस कि वो विरासत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। 90 के दशक में जहां वसीम अकरम 135 से 140 की स्पीड से, वकार यूनुस 140 से 145 और शोएब अख्तर 155 प्लस की रफ्तार से गेंद डालते थे, वहीं आज के बॉलर्स का हाल देखिए। आज नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की स्पीड गिरकर 127 से 135 तक आ चुकी है। हैरिस राउफ, जो कभी अपनी स्पीड से बल्लेबाजों को डराते थे, अब वो रन मशीन बनकर रह गए हैं। और हंसी तो तब आती है जब इन लोगों की तुलना वसीम अकरम और शोएब अख्तर से होती है। 90 के दशक का वो सुनहरा दौर खत्म होने के बाद ऐसा लगा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी अपनी धार, अपनी चमक खो देगी। लेकिन साल 2000 के दशक में पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज आए। नामिदुल हुसन, उमर गुल और मोहम्मद शमी जैसे टैलेंटेड गेंदबाज पाकिस्तान को मिले। लेकिन फिर आया वो नाम जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को भी हिलाकर रख दिया, मोहम्मद आसिफ। इस जादूगर ने सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण जैसे दिग्गजों को क्लीन बोल्ड कर क्रिकेट की दुनिया को दिखाया कि असली गेंदबाजी क्या होती है। फिर मोहम्मद आमिर,
जिसे जनरेशन का सबसे बड़ा टैलेंट कहा गया, लेकिन दुनिया ने उसकी काबिलियत का लोहा माना था। फिर 2011 और 2015 के वर्ल्ड कप में वहाब रियाज का जलवा देखने को मिला। 2011 के सेमीफाइनल में उसने भारतीय बैटिंग लाइनअप को झकझोर कर रख दिया और 2015 में शेन वॉटसन को बुरी तरह से परेशान किया। फिर जुनैद खान नाम का एक तूफान आया जिसने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। सोहेल खान, मोहम्मद इरफान जैसे गेस्ट अपीयरेंस बॉलर भी आए जिनमें टैलेंट तो था लेकिन वो लंबा नहीं चल सके। और तो और हसन अली की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। ये लगा कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक फिर से अपनी पीक पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राउफ जैसे मॉडर्न डे फास्ट बॉलर तो उभरे, लेकिन फिर वही दिक्कत, इंजरी, इनकंसिस्टेंसी और घटती स्पीड। जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर जैसे टैलेंटेड बॉलर भी पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन इन लोगों को इतने मौके नहीं मिले हैं। पिछले 2-3 सालों में देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी आक्रमण ने अपनी धार, अपनी चमक खो दी है। कभी पूरी दुनिया जिस पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक से खौफ खाती थी, वही अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी गहराई से चर्चा करनी होगी। पाकिस्तान की गेंदबाजी में कई युवा खिलाड़ी शामिल हुए, लेकिन उनमें 90 के दशक की एक तकनीकी फुर्ती और मानसिक स्थिरता का अभाव है। तेज गेंदबाजों की फिटनेस और मानसिक क्षमता भी पिछले वक्त से काफी कम हो गई है, बल्कि इसमें तो इंप्रूवमेंट होना था, क्योंकि फिटनेस को और भी ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी है और बहुत सारी तकनीक भी अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें वो इंटेंट नजर नहीं आता जैसा हमने पाकिस्तान पेस बैटरी को लगातार तेज स्पेल करते हुए देखा है। 90s में जब ओवर्स के साथ इनकी गति भी बढ़ जाती थी, वो सिंबल हुआ करती थी इनके बढ़ते पैशन और इंटेंसिटी की। लेकिन आज इनके फास्ट बॉलर्स 2-3 ओवर में ही थके थके से नजर आते हैं। इसके बाद ना तो इनकी लाइन सही नजर आती है, ना ही बॉल में पेस, ये ऑफ कलर से हो जाते हैं। क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान ने कई शानदार गेंदबाज दिए हैं, लेकिन जो फिलहाल गेंदबाज खेल रहे हैं उनमें निरंतरता की कमी देखी जा रही है। लाइन और लेंथ पर नियंत्रण, जो विश्व स्तरीय गेंदबाजी की पहचान है, अक्सर पाकिस्तान के गेंदबाजों में देखने को नहीं मिलता है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तेज गेंदबाजों के लिए चोटें एक सामान्य समस्या होती जा रही है और पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बार बार चोटों का सामना किया है। उनके परफॉर्मेंस में निरंतरता की कमी आई है। शाहीन अफरीदी जैसे महत्वपूर्ण गेंदबाजों को भी चोटों ने परेशान किया है। साल 2021 तक पाकिस्तानी क्रिकेट में थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन मुश्किलें उसके बाद शुरू हुई। शाहीन अफरीदी जो पहले 145 प्लस की बॉलिंग करते थे, वो अब 130-35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ गए और वो भी इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही। ऐसे ही नसीम 2023 एशिया कप तक डेडली बॉलर थे, इंजरी के बाद खत्म से नजर आने लगे। हारिस राउफ भी रन मशीन बन गए, लेकिन दिक्कत सिर्फ इंजरी की नहीं बल्कि रिकवरी और फिटनेस की भी है। मैं मानता हूं कि कोई जसप्रीत बुमराह तो नहीं बन सकता जो इंजरी के बाद और भी खतरनाक हो जाए, लेकिन यार थोड़ा सा सिस्टम से चलना चाहिए ना। इन्हें बुमराह से सीख लेनी चाहिए थी बॉलिंग की, मगर ये इन्हें इंजरी में फॉलो करते हैं। इनकी ना तो प्रॉपर रिकवरी है, ना ही प्रॉपर फिटनेस, जो कि बदकिस्मती से बिलो पार है। इसके बाद ये जितना चोटिल होते हैं उतनी इनकी फिटनेस में कमी होती जाती है। वसीम अकरम कई बार कह चुके हैं कि ये लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते। 1-1.5 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। हमारे लड़के फिटनेस को सीरियसली लेते ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की पिचें बल्लेबाजों के लिए ज्यादा सूटेबल हो गई हैं, एकदम सड़क जैसी, जहां ना स्पिनर्स का ज्यादा खौफ है, ना ही पेसर्स को कोई मदद है। ये सब यहाँ पर हर फॉर्मेट में चलता है, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या फिर PSL। ऐसे में तेज गेंदबाजों के लिए विकेट पर संघर्ष करना और बल्लेबाजों को दबाव में डालना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन सबको जरूरत होती है थोड़ी सी कंडीशंस की मदद की, तब ये गेंदबाज कारगर साबित होते हैं। अब वो बात नहीं रही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में, जो कि अपने दम पर ही कुछ मैजिक करें। फील्डिंग से पहले ही थक जाते हैं, ऊपर से एफर्ट नहीं होते, क्योंकि फिटनेस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी की बहुत कमी दिख रही है। पिछले 4-5 साल में क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सारे अध्यक्ष बदले हैं, टीम के कप्तान बदले हैं, टीम के कोचेस बदले हैं, और अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत बारीकी से भी फॉलो करते हैं तो आपको इन सब के नाम भी अब याद नहीं होंगे। नए गेंदबाजों को सही दिशा देने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। जब भी कोई यंगस्टर टीम में आएगा तो उसको कम से कम ऐसा कप्तान तो चाहिए ही जो टीम की तो सोचे ही, साथ ही उसको भी गाइड करे, हेल्प करे। पर इनके तो कप्तान ही मतलबी हैं, जो इन सब बातों पर कहां ध्यान देने वाले। इसके अलावा इन फास्ट बॉलर्स का मानसिक और तकनीकी विकास भी सीमित रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहद ही बैकवर्ड है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू बड़े मंच पर नहीं आते जैसे पुराने क्रिकेटर्स आते थे। अब इसका रिजल्ट तो ये होना ही था, प्रॉपर गाइडेंस किसी को नहीं मिल पाती। अगर आज किसी ने दे भी दी तो क्या भरोसा ये बंदा स्टेबल रहेगा? कल नया कोच और नया कप्तान आएगा,
नई गाइडेंस आएगी। अब इस तरह से प्लेयर बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं और ऊपर से इनमें एरोगेंस भी सबसे बड़ी कमी है। सामने वाले को इज्जत ना देना, बेमतलब का एटीट्यूड दिखाना। पाकिस्तानी क्रिकेट में बोर्ड से लेकर ग्राउंड में उनके टीम के उतरने तक प्रॉपर प्लानिंग की कमी नजर आती है। उनकी टीम को देखें, जब वो गेंदबाजी करने के लिए उनके गेंदबाज उतरते हैं तो वो जो ऑपोजिशन के बल्लेबाज हैं उनको प्रेशर में नहीं ला पाते, विकेट नहीं निकाल पाते। और जब पाकिस्तान टीम बैटिंग के लिए आती है, अगर अच्छी स्टार्ट मिल गई तो उसे इनकैश नहीं कर पाते या फिर अच्छी स्टार्ट मिलती ही नहीं है। क्रिकेट खेल है दिमाग का, शरीर से तो सिर्फ एग्जीक्यूट होता है, पक्का तो मन को करना होता है। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और तभी बड़े मैचों में बात बनती है। अगर आप पैनिक नहीं होंगे तभी आपका स्किल बढ़ेगा, जो कि ये कर दिखाने में नाकाम रहते हैं। छोटी छोटी सफलताओं पर उछल कूद करते हैं। टी20 क्रिकेट, लीग्स क्रिकेट और टी20 फॉर्मेट और टी10 फॉर्मेट में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो गया है। गेंदबाजों को इन फॉर्मेट्स में ज्यादा रनों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है। ऊपर से फ्लैट विकेट्स और छोटी बाउंड्री और भी काम तमाम कर देते हैं। बॉलर्स तो मानो सिर्फ मार खाने के लिए ही आते हैं। दुनिया भर की लीग्स में कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ बचने के लिए बॉलिंग करना, ना कि विकेट लेने की सोचना। कुछ सीखना तो गया, बल्कि साथ लेकर आते हैं दुनिया भर की इंजरीज। ये भी इनके पतन का कारण है। जब भाई पूरे साल दुनिया भर की लीग्स में खेलोगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट के समय शरीर तो जवाब देगा ही। ये सारी चीजें तब और भी खतरनाक हो जाती हैं जब टीम के अंदर प्रॉपर गेम प्लानिंग ना हो। इनके गेंदबाज जब इंजर्ड होंगे तो वो ग्राउंड में अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। हालांकि इन परेशानियों का सामना बाकी दुनिया भर के गेंदबाजों को भी करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज इस बदलते हुए माहौल में खुद को उठाने में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी ऊर्जा गलत एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यही मेहनत डोमेस्टिक सर्किट में करें तो शायद कुछ सुधार हो। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी कुछ अच्छे युवा तेज गेंदबाज हैं, जैसे कि नसीम शाह, समान खान, जो आने वाले सालों में टीम में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन उन्हें सही दिशा, कोचिंग और फिटनेस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इनके ट्रेनिंग कैंप स्पेशल होने चाहिए, जहां दिग्गज फास्ट बॉलर्स से इनको रूबरू करवाया जाए। पाकिस्तान के पास इतने अच्छे अनमोल रत्न हैं, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, लेकिन सच कहूं तो पाकिस्तान वाले अपने दिग्गजों का ही सम्मान नहीं करते। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है यूनिटी, जो इनमें नजर ही नहीं आती। गुटबाजी ज्यादा दिखती है, ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी। तो इस बात को खत्म करना होगा, वरना सब कुछ थरा का थरा रह जाएगा। पुराने बॉलर्स बस यादों में ही रह जाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट में ना पहले पोटेंशियल की कमी थी, ना अब कमी है। अगर कमी है तो जिगरे की, जिद की, गाइडेंस की और प्रॉपर प्लानिंग की। जो हमें लगा वो हमने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं पाकिस्तानी पेस अटैक और पाकिस्तानी टीम के बारे में। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियो के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगा।